जी, मैं माननीय कुलपति महोदय की आज्ञा से अब इस सत्र की शुरुआत करती हूँ। यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज की इस 5 दिन की ऑनलाइन कार्यशाला के अंतिम सत्र के मुख्य अतिथि डॉक्टर गुलाब कोठारी जी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय की तरफ से मैं अलका स्वामी, अग्रणीय भारतीय दैनिक समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका के प्रधान संपादक डॉक्टर गुलाब कोठारी जी का स्वागत करती हूँ। अलका स्वामी। साथ ही मैं राजुल अस्थाना सर का भी स्वागत करती हूँ। आप पूरे देश में इस ह्यूमन वैल्यू के एजुकेशन को कोर्स के रूप में पढ़ाने के लिए जो कार्य किया है, उसकी जो कोर टीम है, आप उसके सदस्य हैं। तो सर, आपका भी स्वागत है। श्रीमान, आपको मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय ने एक और नवाचार करते हुए इस समय जब हम सब घर पे बने हुए हैं, एक ऑनलाइन कार्यशाला करने का निर्णय लिया, जिससे घर पर ही हमारे विद्यार्थी मानवीय मूल्यों की महत्ता को समझ सकें। और आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि हम 5000 विद्यार्थियों से इस विषय पे चर्चा करने वाले हैं, जिसमें से इस पहले चरण में हम 1000 विद्यार्थियों के सामने अभी विषय को रख चुके हैं। अब सर्वप्रथम मैं माननीय कुलपति महोदय से आग्रह करूंगी कि वे मुख्य अतिथि डॉक्टर गुलाब कोठारी जी का स्वागत करें, और साथ ही अनुरोध है कि मानवीय मूल्यों की शिक्षा के बारे में जानकारी देते हुए विश्वविद्यालय द्वारा अभी तक किए गए प्रयासों से आपको अवगत कराएं। थैंक यू। ये एकेडमिक डायरेक्टर है। सादर नमस्कार। नमस्कार। मैं सर्वप्रथम परम आदरणीय डॉक्टर गुलाब जी कोठारी, प्रधान संपादक राजस्थान पत्रिका परिवार के सभी सम्मानित सदस्य, मेरे सहयोगी डॉक्टर वायन सिंह, अलका एंड इनकी टीम के सदस्य, बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय परिवार के सभी शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी, विद्यार्थी और इस कार्यक्रम से जुड़े सभी महानुभाव, भाइयों बहनों, मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं सर्वप्रथम माननीय डॉक्टर गुलाब जी कोठारी का शब्दों से पुष्पगुच्छ वीडियो परिवार की तरफ से स्वागत करते हुए अर्पित करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप मानवीय मूल्यों की शिक्षा के आचार्य हैं। आज वे इस विषय पर छात्रों से मुखातिब हो रहे हैं, अतः मैं उन्हें आचार्य गुलाब जी कोठारी के नाम से संबोधित करता हूं। आप मूल्य संवर्धित जीवन की शिक्षा के हस्ताक्षरी नहीं, वरन मूल्य आधारित जीवन शैली की मिसाल है, लिविंग मॉडल है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आपने हमारे विद्यार्थियों व आचार्यों को संबोधित करने के लिए जो समय निकाला, इसके लिए बीटीओ परिवार आपका आभारी है। आपका उद्बोधन हम सभी के लिए प्रेरणास्वरूप होगा एवं इस क्षेत्र में काम करने की ऊर्जा प्रदान करेगा। माननीय कोठारी जी, बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय का कार्य क्षेत्र लगभग आधा राजस्थान है। इसमें आने वाले सभी कोर्सेज यानी इंजीनियरिंग, एमबीए, एमसीए, बी डिजाइन के सभी सरकारी और गैर सरकारी महाविद्यालयों के अंतर्गत इसी बीटीयू के अंतर्गत आते हैं। माननीय बीटीयू देश का पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जहां इन कोर्सेज के सभी विद्यार्थियों को मानवीय मूल्यों की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती है। मुझे यह बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि इस महामारी के समय में जब सभी लोग अपने घरों में बंद है, हमारे आचार्यों ने मानवीय मूल्यों की ऑनलाइन कार्यशाला चला के 5 दिन की कार्यशाला के माध्यम से देश में पहली बार विद्यार्थियों के लिए ऐसा मानवीय मूल्यों का कार्यक्रम आयोजित किया है। मैं समझता हूं कि यह हमारे मानवीय मूल्य के शिक्षित आचार्यों की उस शिक्षा की वजह से ही संभव हो पाया है। इस तरह की कार्यशाला के माध्यम से लगभग 5000 विद्यार्थियों, और चूंकि विद्यार्थी अभी परिवार के साथ अपने घर में रह रहे हैं, इसलिए उन परिवारों तक मानवीय मूल्यों के आधार पर जीने की प्रेरणा देने की कोशिश की जाएगी। मैं निश्चित रूप से इस विषय के बारे में थोड़ी जानकारी आपके सामने रखना चाहूंगा कि ये अपने आप में नया मॉड्यूल है, इसलिए किस तरह से लिया गया है। इस विषय की जानकारी से पहले मैं समाज की स्थिति के बारे में थोड़ी सी रूपरेखा
आपके सामने रखना चाहूंगा कि देश में और पूरी सृष्टि में विज्ञान ने और टेक्नोलॉजी ने तरक्की की है, उससे बहुत सारी सुविधा हमारे घरों में, घरों के बाहर, समाज में नजर आती है। हमारा जीवन बहुत आरामदेह, सुविधाजनक हो गया है। अगर हम हमारे जीवन के दैनिक कार्यों को देखें, एक जमाना था जब सूचना देने के लिए व्यक्ति को भेजा जा रहा था, और आज हम इतनी दूर आमने सामने बैठे बात भी कर रहे हैं। सिर्फ बात ही नहीं कर रहे हैं, समाज के बहुत से लोग इसको सुन भी पा रहे हैं। यानी सुविधा में बहुत विकास हुआ है। अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो आज हजारों विद्यार्थी महाविद्यालय, विद्यालय में पढ़ रहे हैं। पीएचडी किए हुए छात्रों की संख्या में भी कोई कमी नजर नहीं आती है। यानी शिक्षा के क्षेत्र को हम देखें तो नजर आता है कि कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए भीड़ लगी हुई है। कुछ महाविद्यालयों की स्थिति तो ये है कि 90% तक अंक लाने वाले को भी वहां प्रवेश नहीं मिलता है। यानी शिक्षा के क्षेत्र में भी हमने बहुत उन्नति की है, सुविधा के क्षेत्र में की है, शिक्षा के क्षेत्र में की है। अब मैं तीसरा क्षेत्र देखता हूं कि समाज का विकास कितना हुआ है। हमारे नैतिक मूल्य, नैतिकता, संस्कार, जीवन के महत्वपूर्ण विषय, क्या आपसी संबंध, घर में संबंध, परिवार के बाहर समाज में संबंध, क्या हमने इसमें विकास किया है? तो देखने में आता है कि इसमें निरंतर गिरावट आ रही है। यानी एक शिक्षा के क्षेत्र में हम बढ़ रहे हैं, लेकिन समाज के क्षेत्र में उससे नीचे जा रहे हैं। ये गैप जो है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इस गैप के बढ़ने की वजह से समाज में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे भ्रष्टाचार, व्यभिचार, आतंकवाद, नक्सलवाद, असहनशीलता, तनाव, ये समाज में देखने को मिलता है। जब इस तरह की बुराइयां हमारे सामने नजर आती है और इसके समाधान की तरफ अगर नजर डालते हैं, तो उसी को ध्यान में रख के ये कोर्स तैयार किया गया है। उसका मॉड्यूल मैं आपके सामने रखता हूं। अगर हम देखें तो हमको सबसे ज्यादा भय किससे लगता है? हिंसक पशुओं से, प्राकृतिक आपदाओं से, या मानव के अमानवीय व्यवहार से। तो हमको लगता है कि मानव का जो अमानवीय व्यवहार है उससे सबसे ज्यादा हमको भय लगता है। बाकी सब जो भय है उससे किसी न किसी रूप में इंसान ने काबू पा लिया है। आज की कोरोना की महामारी को देखें तो आने वाले समय में निश्चित रूप से इसका भी कोई टीका बन जाएगा, लेकिन मानव का जो अमानवीय व्यवहार का भय है वो हमको उसका कोई न कोई जो उपाय होना चाहिए वो शायद नजर नहीं आ रहा। उदाहरण के लिए मैं कहूँ कि अगर व्यक्ति बड़े शहर में जाता है तो उसको किससे डर लगता है? अगर उसको महसूस हो कि उसके पीछे कोई एक आदमी चल रहा है, तो लगातार चल रहा है, तो उसको डर लगने लगता है कि मेरा पीछा क्यों कर रहा है। और कोई वही आदमी रुके और वो दूसरा आदमी उसके पास आके खड़ा हो जाए तो उसको उसका डर और बढ़ जाता है। और वो चुपके से कुटिल मुस्कान दे के निकल जाए तो उसका डर इतना बढ़ता है कि वो रात भर सोचता रहता है कि शायद उस व्यक्ति से मुझे कोई न कोई खतरा है। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि मानव का जो आचरण है वो निश्चित नहीं है। इस आचरण को समझने की कोशिश करते हैं। जो सृष्टि में जितनी भी इकाइयां हैं, अणु परमाणु से लेके और पेड़ पौधे, पशु और व्यक्ति तक, इसको देखें तो व्यक्ति को छोड़ के, मानव को छोड़ के बाकी सभी का आचरण निश्चित है। पेड़ पौधे वैसे ही होंगे जैसा बीज होगा, पशु वैसा ही होगा जैसा वो वंश होगा, लेकिन मानव कैसा होगा ये उसका आचरण निश्चित नहीं है। अगर मैं कहूं कि क्या ये निश्चित हो सकता है कि शाकाहारी माँ बाप की संतान शाकाहारी होगी, तो निश्चित रूप से नहीं कह सकते। लेकिन अगर हम कहें कि गाय है तो गाय तो घास ही खाएगी, अगर शेर है तो वो मांस ही खाएगा। शेर घास नहीं खाएगा, शेर मांस ही खाएगा और गाय घास ही खाएगी। यानी उनका व्यवहार निश्चित है, लेकिन व्यक्ति का व्यवहार, आचरण निश्चित नहीं है। इस आचरण को निश्चित करने के लिए इस तरह की शिक्षा का मॉड्यूल तय किया गया है। अगर मैं वर्तमान शिक्षा की तरफ थोड़ा सा ध्यान दूं तो हमको दो चीजें देखनी होती है कि हमको क्या करना है और फिर कैसे करना है। क्या करना है यानी मूल्य आधारित शिक्षा, कैसे करना है यानी कौशल आधारित शिक्षा।
आजकल हमारा सारा का सारा ध्यान कौशल आधारित शिक्षा पे है। कैसे करना है इस पे आधारित, क्या करना है इस पे आधारित नहीं है। हमारा सारा शिक्षक वर्ग कैसे करना है इसी पे ध्यान देता है, और मूल्य आधारित शिक्षा कैसी होनी चाहिए उस पर ध्यान नहीं। लेकिन जरूरत यह है कि मूल्य संवर्धित कौशल को शिक्षा देने की जरूरत है। यानी मूल्य पहले है, कौशल बाद में है। अगर मैं कहूं कि मूल्य रहित अगर कौशल है, तो मैं विद्यार्थियों को अगर बिजली बनाने का फार्मूला सिखाता हूं, तो उस बिजली बनाने के फार्मूले से बम भी बन सकता है। उस फार्मूले में कोई वैल्यू नहीं है, वो इनर्ट है। ये तो उसको उपयोग करने वाले पे निर्भर करता है कि उस बिजली बना के समाज के लिए उपयोगी साबित होता है या बम बना के विध्वंस करता है। यानी जो मूल्य है वो पहले है, कौशल बाद में है। यानी मूल्य संवर्धित कौशल की शिक्षा की जरूरत है। अगर हम समाज की स्थिति देखें और इस मॉडल को देखें, तो लगता है कि हमको जब तक व्यक्ति की इच्छा और उसके जीवन को समझे नहीं, तब तक कोई भी शिक्षा उस पर लागू नहीं हो सकती। तो एक चीज ध्यान में आता है कि हर व्यक्ति सुखी और समृद्ध होना चाहता है। कोई भी व्यक्ति है, ये दो रिक्वायरमेंट मिनिमम, सुखी और समृद्ध होना चाहते हैं, जीवन का उसका अंतिम लक्ष्य है, और इन दोनों की निरंतरता बने रहना चाहती है। अगर इस समय हम परिवार के अंदर झगड़ों को देखें, तो समझ में आता है कि सुविधा के अभाव में भी कुछ झगड़े हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर झगड़े समाज में संबंधों का निर्वहन ठीक तरह से नहीं करने की वजह से होती है। ऐसे में हमें ध्यान आता है कि व्यक्ति को सुविधा तो चाहिए, लेकिन सुविधा के साथ संबंध भी चाहिए। सुविधा तो पशु को भी चाहिए, जब भूखा होता भोजन चाहिए, अगर बरसात आ जाए तो उसको शरण चाहिए। लेकिन मानव को इसके अलावा परिवार में और समाज में संबंध पूर्वक रहने की जरूरत होती है, इसलिए उसको सुविधा और संबंध दोनों चाहिए। जब सुविधा पर्याप्त मिल जाती है उसको, तब उनके मन में जो हजारों विचार आते हैं वो उससे संबंध से संबंधित होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, घर में सारी सुविधा हो और घर के पति पत्नी में झगड़ा हो जाए, भाई भाई में झगड़ा हो जाए, तो उसका निर्वहन सुविधा से नहीं हो सकता। उसका निर्वहन संबंध को भावपूर्ण जीने से ही संभव हो सकता है। यानी इंसान को सुविधा और संबंध दोनों चाहिए, लेकिन कौन सा कितना चाहिए इसको निर्धारित करने के लिए एक तीसरी चीज और चाहिए, उसको कहते हैं सही समझ। अगर हम ध्यान से देखें तो हर व्यक्ति संबंध पूर्वक ही जीना चाहता है। कोई भी व्यक्ति झगड़े से नहीं जीना चाहता। कोई भी पति पत्नी ये नहीं चाहते कि हम झगड़ें, कोई भी दो भाई ये नहीं चाहते कि हम झगड़ें, कोई भी दो पड़ोसी भी ये नहीं चाहते कि हम झगड़ के रहें। तो प्राकृतिक जो समझ है, उसकी नेचुरल एक्सेप्टेंस है, सहज स्वीकृति है, उसके माध्यम से तो हमेशा प्रेम से ही रहना चाहता है। लेकिन उस संबंध के भाव की समझ नहीं होने से वो कहीं न कहीं निर्वहन नहीं कर पाता है। इसलिए परिवार में और उसके समाज में कोई न कोई क्लेश बनता है। तो तीसरा जो महत्वपूर्ण हमें ध्यान आता है कि व्यक्ति को सुविधा, संबंध और उसके अलावा जो तीसरी चीज चाहिए वो सही समझ चाहिए। अगर हम इस समय समाज पे दृष्टि डालें तो दो तरह के लोग हमको नजर आते हैं। पहले वो जो सुविधा विहीन है, इसलिए दुखी है और दरिद्र है। दूसरे वो सुविधा संपन्न है, लेकिन उनमें सुविधा संपन्न होने का भाव नहीं है। न भाव नहीं होने से वो दुखी है एवं दरिद्र है। लेकिन हम चाहते क्या है? चाहते तो सभी सुविधा संपन्न, सुखी और समृद्ध होना चाहते हैं। यानी सबका जो लक्ष्य है जीवन का वो तो एक ही है। तो ध्यान में आता है कि तीन चीजें व्यक्ति को चाहिए: फिजिकल फैसिलिटी यानी सुविधा, रिलेशनशिप यानी संबंध पूर्वक मानव का मानव के साथ संबंध, और तीसरा इन दोनों की सही समझ। लेकिन इन तीनों की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? मुझे लगता है कि इसको समझने की सबसे बड़ी समझने और समझाने की जरूरत है। समाज में देखने से ऐसा लगता है कि व्यक्ति हर समस्या का समाधान सुविधा में ढूंढता है। उसे ऐसा लगता है कि अगर सुविधा संग्रह हो जाएगा तो संबंध भी ठीक हो जाएंगे, और अपना सारा टाइम, एनर्जी सुविधाओं के संग्रहण में लगाता है। उदाहरण के लिए मैं बताऊं कि एक व्यक्ति जैसे अपनी अंगूठी खो गई हो और रात को
लाइट के पोल के नीचे ढूंढ रहा है, बहुत से लोग इकट्ठे होते हैं, देखते पूछते हैं क्या कर रहे हैं, बोले मेरी अंगूठी खो गई है, ढूंढता हूँ। काफी देर तक नहीं मिलती है, लोग पूछते हैं कि आप सही से याद करें कि आपकी अंगूठी यही खोई थी क्या? कहते हैं ना, यहाँ तो नहीं खोई थी, वो दूसरी जगह खोई थी, वो सामने उधर जो अंधेरा है वहां खोई थी। तो बोला आप यहाँ क्यों ढूंढ रहे हैं? बोले यहाँ इसलिए ढूंढ रहे हैं कि उजाला है। हमारी समाज की ऐसी स्थिति हो रही, उसके समस्या तो संबंध को लेके है, चाहे घर में हो चाहे समाज में हो, मानव से मानव हो, लेकिन उसका समाधान ये ढूंढ रहा है कि शायद सुविधा आ जाएगी तो हम सुखी हो जाएंगे। तो देखने में आता है कि इन तीनों चीजों की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। इस समय तो लगता है कि समाज ने सुविधा को अपनी प्रायोरिटी बना रखा, लेकिन जो ध्यान से देखें तो इसकी प्रायोरिटी का जो क्रम है कि सही समझ हो, उससे वो निर्धारण कर सके कि संबंध पूर्वक कैसा रहा जा सकता है अपने आप में, परिवार में, समाज में, और मुझे कितनी सुविधा की आवश्यकता है। तो शिक्षा का जो पहला उद्देश्य सामने में आता है कि व्यक्ति अपने आचरण को निश्चित कर पाए, उसमें इतनी योग्यता विकसित हो कि उसका आचरण निश्चित हो सके। दूसरा, वो दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध पूर्वक रह सके, और तीसरा, वो अपनी आवश्यकताओं का निर्धारण कर सके और स्किल का भी आकलन कर सके, और इन दोनों का आकलन करने के बाद इनका श्रम पूर्वक उत्पादन करने की क्षमता विकसित कर सके। और इसको ध्यान में रख के जब हम देखते हैं कि इस सही समझ का मायना क्या है, इस सही समझ के अगर मीनिंग को देखें तो हमारा जीवन का फैलाव कितना है। हमारा जीवन का फैलाव 4 स्तर पे देखते हैं, स्वयं में, परिवार में, समाज में और पूरी सृष्टि में, एग्जिस्टेंस। इन 4 स्तर का उसका जीवन है। इन चारों स्तर के जीवन में अगर उसके हार्मोनी है तो उसका जीवन सुखी है। व्यक्ति के खुद को देखें तो उसको समझने की जरूरत है कि व्यक्ति शरीर और मैं से बना हुआ है, बॉडी और सेल्फ का बना हुआ है। बॉडी के रिक्वायरमेंट अलग है, सेल्फ के रिक्वायरमेंट अलग है। जो हमारा शरीर है उसके रिक्वायरमेंट भोजन, पानी, शेल्टर है, लेकिन जो हमारा मैं है उसके रिक्वायरमेंट अलग है, सम्मान, स्नेह, विश्वास, ये सब के उसके रिक्वायरमेंट। जो शरीर के रिक्वायरमेंट है वो निरंतर नहीं है। एक बार भोजन मिलने के बाद में दोबारा भोजन की जरूरत कुछ समय बाद होती है। सांस भी हम एक बार लेते हैं, दूसरी बार छोड़ते हैं। लेकिन जो संबंध की जरूरत है, चाहे उसको सम्मान हो, विश्वास हो, इसकी निरंतर जरूरत होती है। ऐसा नहीं कि मुझे सुबह तो सम्मान चाहिए और शाम को नहीं चाहिए, यहाँ तक कि रात को सपने में भी कोई असम्मान हमारे प्रदर्शित करते हैं तो वो भी हमको स्वीकार नहीं। ये बात विद्यार्थी को सुनने की जरूरत है और समझने की जरूरत है कि बॉडी और सेल्फ ये दोनों का को एग्जिस्टेंस है, दोनों का सह अस्तित्व है, दोनों मिलके एक है, अलग अलग भी है और एक भी है। और यह समझने की जरूरत है कि जो बॉडी है वो हमारे सेल्फ के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है, एक यंत्र है जो हमारे सेल्फ के रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। इसके बाद उसको परिवार में हार्मोनी की समझने की जरूरत है। जब परिवार की व्यवस्था को देखते हैं तो संबंध के निर्वहन हम कैसे कर पाते हैं। उस संबंध के निर्वहन में अगर हार्मोनी है, इस हार्मोनी का आधार विश्वास, सम्मान, स्नेह, वात्सल्य और अंततः अगर हम प्रेम पूर्वक परिवार में रह पाते हैं तो उसको परिवार में हार्मोनी के रूप में रहा जाना कह सकते हैं। इस बात की अगर हमको समझ है तभी हम उन संबंधों का पूर्ण रूप से निर्वहन कर पाते हैं, और इसके निर्वहन करते हैं तब हम समाज में संबंध के रूप में सफल हो पाते हैं, सुखी हो पाते हैं। अगर हम इसको एक्सटेंड करें तो हम जिस परिवार से हम मोहल्ले में रहते हैं, मोहल्ला भी हमारा परिवार है। जिस गांव में रहते हैं, गांव हमारा परिवार है। उससे आगे बढ़ते तो जिला हमारा परिवार है, राज्य हमारा परिवार है, देश हमारा परिवार है, देश पूरा मानव समाज हमारा परिवार है। जब तक हम इन सब में संबंध पूर्ण रखने के भाव से, यानी मेरी सुख और समृद्धि में मैं रहना चाहता हूँ, दूसरा भी सुख और समृद्धि चाहता है, मैं दूसरे की सुख और समृद्धि में पूरक हूँ, दूसरा भी मेरे की सुख और समृद्धि में पूरक है, हमारा को एग्जिस्टेंस है, हम एक दूसरे के पूरक हैं। जब हम इस भाव से जीते हैं, इस भाव से जीने की प्रेरणा को हम हार्मोनी कहते हैं। लेकिन व्यक्ति के जीवन का फैलाव यही समाप्त नहीं होता। जिस वातावरण में, जिस सृष्टि में हम रहते हैं, उससे भी हमारा
लगाव है, हम उस पर भी निर्भर हैं। हमारे आसपास पेड़ पौधे, पशु पक्षी और जानवर सभी से हमारा संबंध है। उस संबंध के साथ में हम कितना जी पाते हैं, अगर हम उनके साथ हार्मोनी में जीते हैं तो आप आपस में एक दूसरे की म्यूचुअल फुलफिलमेंट करते हैं, म्यूचुअल संवर्धन करते हैं। जितना हम धरती से लेते हैं उतना वापस देने की मन में भाव रखते हैं। जितना हम प्रकृति से लेते हैं वापस प्रकृति को उतना ही वापस देने का, उसको संवर्धित करने का और संरक्षित करने का भाव रखते हैं। अगर हम उसको संवर्धित संरक्षित कर रख पाते हैं, यानी उससे उतना ही लेते हैं जितनी हमको जरूरत है। इस तरह के भाव से हम भी सुखी हो पाते हैं और जो नेचर है वो भी संवर्धन रख पाते हैं। इस तरह के भाव को हम म्यूचुअल प्रोस्पेरिटी या उभय समृद्धि कहते हैं। और जब ये व्यक्ति परिवार के साथ, समाज के साथ और मानव से मानव के साथ संबंध पूर्वक रह पाता है, इस तरह के भाव से रहता है, तब खुद भी खुश होता है और दूसरे को भी खुश रख पाता है। इसको हम उभय सुख कहते हैं। जब इस उभय सुख की कल्पना मानव से मानव तक, परिवार तक, समाज तक और पूरे सृष्टि तक जाती है, तो इस तरह के समाज को हम अखंड समाज कहते हैं। इसलिए इस 5 दिन के कोर्स में इन्हीं 4 भावों को विद्यार्थियों को समझाया जाता है कि उनके जीवन का जो फैलाव है, स्वयं से लेके परिवार, समाज और नेचर, इन 4 में हार्मोनी से रहने की समझ विकसित करे। और इन समझ विकसित करने का जो काम है वो एजुकेशन करता है। और इस समझ विकसित होने के बाद वो इसमें किस तरह से जी सकता है, जितना वो जी सकता है, इसको हम संस्कार कहते हैं, यानी संस्कार युक्त शिक्षा। इस शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति को व्यक्ति के रूप में तैयार होने की जो शिक्षा है, ये इस वर्कशॉप के माध्यम से हम 5 दिन तक म्यूचुअल डिस्कशन के साथ, इसकी प्रणाली मान्य इस तरह की है कि व्यक्ति को एक प्रपोजल के रूप में बात कही जाती है, वो इसको जांचता है, जांचने के बाद अपने ऊपर लागू हो सकती है कि नहीं हो सकती है, उसको देखता है, स्वयं के आधार पर देखता है, फिर अपने आप पे अपनाता है। और जब अपना के देखता है कि मेरे पे ये लागू होती है, तो उसके जीवन में वो निश्चित हो पाती है। इसकी प्रणाली में कोई मोटिवेशनल उद्बोधन नहीं है। इसकी प्रणाली के माध्यम से ट्रांसफॉर्मेशन की भाव है। और जो विचार इसके माध्यम से जो मूल्य की बात, जो मूल्य सामने रखे जाते हैं, वो सार्वभौमिक है, वो यूनिवर्सल है। जैसे मैं कहूँ कि सम्मान की बात करूँ, स्नेह की बात करूँ, विश्वास की बात करूँ, ये सारे मूल्य हर व्यक्ति पे, हर समय और हर जगह लागू होती है। जो बात मुझ पे लागू होती है, मेरे साथ वाले दूसरे पे भी लागू होती है। वो मेरे यहाँ रहने वाले भी पे लागू होती है, प्रदेश के दूसरे हिस्से में होने होती है, और संसार में कहीं भी रहने वाले व्यक्ति पे लागू होती है। यानी ये व्यक्ति पे निर्भर नहीं है, समय पे निर्भर नहीं है और स्थान पे निर्भर नहीं है, इसलिए सार्वभौमिक है। इस तरह की शिक्षा को इसलिए ये सार्वभौमिक है। सिर्फ ये सार्वभौमिक ही नहीं है, ये तर्क आधारित इसको साबित किया गया है। तर्क आधारित साबित होने से ये रेशनल भी है। और सिर्फ रेशनल ही नहीं, व्यक्ति इसको अपने ऊपर जांच सकता है, जांच के देख सकता है और अपने स्वयं के आधार पर निर्णय कर सकता है कि ये मेरे पे लागू हो सकती है और इसी में मेरा सुख और समृद्धि है। इस तरह के जीवन को हार्मोनियस जीवन कहते हैं। चारों स्तर पे, स्वयं के स्तर पे, परिवार, समाज और प्रकृति के स्तर पर वो हार्मोनियस जीवन के रूप में जीता है। माननीय, और इस तरह की अवधारणा को हम सह-अस्तित्व में जीना कहते हैं। यानी सह-अस्तित्व ही अस्तित्व है। व्यक्ति अपने आप में पूर्ण नहीं है, इन चारों स्तर पे अगर वो जी पाता है हार्मोनियस से, तभी वो पूर्ण है। इसी भाव को सह-अस्तित्व में ही, मैं एक अगर लाइन में कहूँ तो कहूँगा कि सह-अस्तित्व में ही अस्तित्व है। माननीय, जितनी भी जड़ चीजें हैं, परमाणु, अणु से लेकर ब्रह्मांड में जितनी, इन सब का व्यवहार निश्चित है। जैसे एक अणु दूसरे अणु से मिलकर रिएक्शन करता है, उसका भाव निश्चित है। मानव ऐसा है जिसमें निरंतर सुख से जीने की चेतना है। उसमें इसको भाव को हासिल करने के लिए उसमें जानने, मानने, पहचानने और उसमें निरंतर भाव से निर्वहन करने की
योग्यता है, ये योग्यता मानव को शिक्षा के माध्यम से दी जा सकती है, उसको ट्रेंड किया जा सकता है और इसी अवधारणा और भाव के साथ इस कोर्स को तैयार किया गया। माननीय देश में कई शिक्षा आयोग बने, अभी तक के माननीय कोठारी आयोग को लोग याद करते हैं। सभी आयोगों में ये कहा गया कि मूल्य आधारित शिक्षा होनी चाहिए, लेकिन उस मूल्य आधारित शिक्षा को हर विद्यार्थी तक कैसे पहुंचाया जाएगा, ये उनका मॉड्यूल कभी क्लियर नहीं हो पाया। मुझे लगता है कि जो मॉड्यूल हमने इसमें प्रस्तुत किया है, ये विद्यार्थियों के लिए निश्चित रूप से जिस शिक्षा की अवधारणा को लेके हम चले हैं उसको करने में साबित हो रहा है। हमने इसको अनुभव किया है और अनुभव करके लागू किया है, और लागू करके उसी का ही परिणाम है आज इस तरह से हमारे शिक्षक, जिन शिक्षकों की मैं चर्चा कर रहा हूँ, इन्होंने इसको 2 लेवल का वर्कशॉप किया है और 2 लेवल के वर्कशॉप के बाद मैं देखता हूँ कि उनका ये समर्पण है कि वो इस तरह का वर्कशॉप कर पा रहे हैं। विद्यार्थियों की सोच में भी परिवर्तन नजर आ रहा है और लगता है कि विद्यार्थी उससे सबसे कनेक्ट होके बात कर पा रहे हैं, इसको जीवन में उतार पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। इस तरह के अंत में एक लाइन में अगर मैं कहूँ कि सह अस्तित्व में ही अस्तित्व की कल्पना के साथ में इस विषय को बनाया गया है। देश के कुछ अच्छे संस्थान पहले से चला रहे हैं। बीटीओ अपने आप में नई विश्वविद्यालय है, 2 साल हुए हैं, लेकिन हम पूरे समर्पण के साथ में इस विषय को विद्यार्थी तक ले जा रहे हैं। थोड़ी सी जानकारी मैं मेरी विश्वविद्यालय के बारे में बताना चाहूँ, क्योंकि हमारा विश्वविद्यालय तकनीकी शिक्षा है, इसलिए तकनीकी शिक्षा की फैकल्टी है, लेकिन हमने उस फैकल्टी के साथ में मानवीय मूल्य एजुकेशन की भी फैकल्टी बनाया है, ह्यूमन वैल्यू एजुकेशन की फैकल्टी बनाया है। पूरे यूनिवर्सिटी में 4 जोन बनाए हैं, नोडल सेंटर बनाए हैं, जो इस शिक्षा के विषय पे हर विद्यार्थी तक जाने के लिए अपना कार्य करते हैं। मेरे विश्वविद्यालय में एक संगठक कॉलेज भी है। अगर मैं उसकी बात करूं तो उनके सभी शिक्षकों ने इस तरह के कोर्स किए हुए हैं। मैं अगर मेरे पूरे विश्वविद्यालय जो आधे राजस्थान को कवर करता है उसको ध्यान में दिलाऊं तो कम से कम 20% अध्यापकों ने इस कोर्स से निकले हुए हैं, और इस कोर्स को पढ़ाने वाला हर शिक्षक इस तरह की ट्रेनिंग लिया हुआ है। ध्यान में आता है कि ये विषय सिर्फ पढ़ने लिखने और एग्जाम पास करने का नहीं है, ये विषय समझ के और व्यवहार में लाने का है, इसलिए विचार से लेके आचरण तक उसको आना चाहिए। ये ध्यान में रखते हुए, हालांकि हमारा शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है, हमने इस विषय को हिंदी में भी पढ़ाने के लिए लागू किया है, वो हिंदी में भी विद्यार्थी पढ़ सकता है। अभी हमारे ये कोर्स फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर लेवल पे हैं। हमने इससे हायर लेवल के लिए और कोर्सेज लागू करने के लिए भी हम कर रहे हैं। माननीय, मैं इसी के साथ अंत में इन शब्दों के साथ समाप्त करना चाहूँगा कि माननीय कोठारी जी का मैं अगर धन्यवाद करूँ, ये सिर्फ शब्दों के लिए पर्याप्त नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि वो इस विषय की एक अथॉरिटी होने के नाते उन्होंने अपना ये दायित्व समझा कि ये विषय विद्यार्थी तक जाना चाहिए, और इस दायित्व के साथ में वो प्रेरणा के रूप में हमारे यहाँ पे उपस्थित हुए हैं विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए। मैं समझता हूँ कि इसी भाव से हम सभी लोग उसी प्रेरणा से अपनी अपनी जिम्मेवारी जहाँ भी जिस मुखिया के रूप में है, चाहे वाइस चांसलर के रूप में, डीन डायरेक्टर, प्रिंसिपल के रूप में, वो अपनी इसी जिम्मेवारी के साथ अपना काम करेंगे। इसके साथ मैं इनको बहुत बहुत सादर प्रणाम करता हूँ। माननीय कुलपति महोदय का प्रभावी तरीके से सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।